हाय गाइस, हाउ आर यू। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। विश्वास सीरीज का पार्ट 14 डिस्कस करेंगे आज। और इस बार सपना क्योंकि आपका जरूर साकार करना है, तो हमारे साथ ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को यदि अब तक नहीं किया है, और दोस्तों को शेयर कीजिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज। एक संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए पंजीयन है अनिवार्य होता है, ऐच्छिक होता है, या निजी कंपनी के लिए अनिवार्य होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसके लिए जो होता है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए ये कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। जबकि कंपनी के लिए कंपलसरी है, बट अगर पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए पार्टनरशिप का भी पता होना जरूरी है। तो इसका ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो इसका जो आपका पार्टनरशिप का होता है, ये ऑप्शनल होता है। दोनों बातें ही आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मिनिमम द मिनिमम नंबर द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड बी। एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए। कितने सदस्य संख्या होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके लिए अगर देखें, यहाँ देखिए पार्टनरशिप की आपको पता होगी। पार्टनरशिप में मिनिमम जो होने चाहिए पार्टनर्स 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम आपके 50 हो सकते हैं। और किसके अकॉर्डिंग है? मिसलिनियस रूल 10 2014 एक्ट कहता है कि 50 हो सकते हैं। और अगर बात करें आपकी कंपनी की, तो कंपनी में दो तरह की कंपनी में, एक कंपनी है आपकी प्राइवेट और दूसरी है आपकी पब्लिक कंपनी। ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनी में बात करें तो यहाँ भी दो होते हैं, और मैक्सिमम आपके 200 होते हैं। और यहाँ पर पब्लिक कंपनी की अगर बात करें, तो पब्लिक कंपनी में 7 मिनिमम होते हैं, और अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, मतलब इनफाइनेटिव कह सकते हैं, कोई लिमिटेड नहीं है, वो होते हैं आपके पब्लिक कंपनी में। और अब बात करें अगर आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम से कम 10 पर्सन होने जरूरी होते हैं, और मैक्सिमम की बात करें तो कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी इसमें पर्सन हो सकते हैं। तो मिनिमम कितने होते हैं? 10 होते हैं। जब तक 10 पर्सन नहीं होंगे, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज। ये दिल्ली नगर पालिका निगम किसका एक एग्जाम्पल है? आपको ये बताना है। कंपनी होती है ये, फर्म होती है, लोकल अथॉरिटी होती है, या नन ऑफ दी अबव होती है? देखिए, कंपनियां नहीं होती, क्योंकि कंपनी का एक्ट अलग होता है। ये तो आपका क्या है? एक निगम है, कॉरपोरेशन है। ठीक है, और कॉरपोरेशन किस में आएगा? कि आपका फर्म हो सकता है, फर्म होती है आपकी पार्टनरशिप फर्म है। और ये आपका नन ऑफ दीज नहीं, ये इसका सही आंसर होगा आपका, ये लोकल अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमजोर तबके के व्यापारियों के लिए द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पीपल फ्रॉम वीकर सेक्शन। जो कमजोर तबके के लोग होते हैं, उनके लिए व्यवसायिक संगठन का सबसे उपयुक्त जो रूप होता है, कौन सा होता है? क्या उनको साझेदारी में बिजनेस करना चाहिए, मतलब पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए? उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी में बिजनेस करना चाहिए, या सोल ट्रेड बिजनेस करना चाहिए, एकल व्यापारी बिजनेस करना चाहिए, या जॉइंट स्टॉक कंपनी में इनको बिजनेस करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्योंकि इनका उद्देश्य होता क्या है? सही आंसर क्या है इसका? बी होगा। और इनका उद्देश्य होता है कि जो मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइस बढ़ रहा है, कीमतें इंक्रीज हो रही हैं, उससे परेशान होकर ये लोग, कुछ लोग मिलकर अपना एक समूह बना लेते हैं, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। और ये होलसेल के रेट पर मार्केट से माल उठाकर अपने जो मेंबर्स हैं उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कमजोर लोग जो होते हैं, ये इकट्ठे होकर अपने लिए जो मार्केट के रेट है, मुद्रास्फीति है, जो आपकी इन्फ्लेशन हो रहा है, उससे ये बच सकते हैं। तो सही आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन एनहेंस द
इंटरनेशनल फ्लो, इंटरनेशनल फ्लो ये थ्री नहीं है कुछ यहाँ पर। भूमंडलीयकरण मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रभाव में वृद्धि करता है, लेबर में, कैपिटल में, टेक्नोलॉजी में, या इनमें सभी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिए, जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी भी आती जाती है, कैपिटल भी आती जाती है, जिसको हम एफडीआई भी कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और लेबर भी आदान प्रदान होता है। देखिए, यहाँ के लोग काम करने किसी दूसरे देश में जाते हैं और दूसरे देश के हमारे देश में आते हैं कंपनियों में। तो टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होता है, कैपिटल का एक्सचेंज होता है, लेबर का एक्सचेंज होता है, इसलिए आप ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व होता है। द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली का जो बिजनेस होता है, उसमें जो कर्ता होता है, देखिए उसमें कर्ता कौन होता है? जो भी फैमिली का पर्सन होता है, जो भी फैमिली का सबसे बड़ा पर्सन होता है, वही क्या कहलाता है? वो हेड कहलाता है, और उसी को बोलते हैं कर्ता। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी कर्ता बोलते हैं और हिंदी में भी कर्ता बोलते हैं। ठीक है, इसके अगर, और इसमें कितनी पीढ़ी, तीन पीढ़ी तक इसमें शामिल होती हैं। जो भी जन्म लेता है वो इसका एक हकदार बन जाता है, साझेदार बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये तभी हो सकता है बिजनेस जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, मतलब आपकी पूर्वज की संपत्ति कुछ आपको मिली हो, तभी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज ये बिजनेस शुरू नहीं होता है। जो भी प्रॉफिट होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उनमें सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन अगर दायित्व की बात करें यहाँ पर, तो दायित्व ये देखेंगे कि जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी का दायित्व जो होता है सीमित होता है। लेकिन जो पार्टनर होता है, सॉरी, जो कर्ता होता है, मतलब हेड ऑफ द फैमिली, उसका अनलिमिटेड दायित्व होता है। अनलिमिटेड का मीन्स क्या होता है कि अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है, बिजनेस की जो एसेट होती है वो लाइबिलिटी से कम रह जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, असेट बेचने के बाद भी बिजनेस का लॉस पूरा नहीं हो रहा, तो जितनी भी पर्सनल एसेट होंगी, पर्सनल प्रॉपर्टी होंगी कर्ता की, उसको यूज किया जा सकता है। लेकिन जो अदर्स मेंबर होते हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यहाँ पर टच नहीं किया जाएगा। तो अनलिमिटेड और लिमिटेड का मतलब यही है। अनलिमिटेड तो ये हो गया कि बिजनेस की जितनी भी एसेट है उनसे ही लॉस की पूरा कर लीजिए। कौन कहता है ऐसे? मेंबर्स कहते हैं, जो कर्ता से अलग होते हैं। और कर्ता कहता है कि जितनी भी मेरी एसेट है उनको भी मैं आपके बिजनेस में लगा दूंगा, अगर ऐसी कंडीशन आती है कि बिजनेस में लॉस होता है। तो सही ऑप्शन क्या था आपका? बी, क्योंकि इसमें पूछा था कर्ता का जो लाइबिलिटी होती है, दायित्व होता है, वो कैसा होता है? अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य संरक्षक है। द मेन पार्टन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड, इसका जो मेन आपका, जो इसका मेन रक्षक होता है, संरक्षक होता है, वो कौन होता है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य संरक्षक होता है वो आपका होता है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी, ये आप याद कर लें, 1 जनवरी 1995। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप याद कर लें। और साथ में ये भी कर लें, आईएमएफ या विश्व बैंक जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी, जब 1930 के बाद मंदी का दौर शुरू हुआ, तो उस मंदी के जो मंदी क्या, महामंदी, महामंदी कहेंगे, महामंदी के बाद जो दौर शुरू हुआ, उस महामंदी से उभरने के लिए आईएमएफ की स्थापना हुई, और वो हुई थी आपकी 1944 में। याद रखना, महामंदी जो हुई थी, महामंदी जिसे कहा गया, वो हुई थी आपकी 1930 में। तो इसके बाद इस परेशानी से उभरने के लिए आपके आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई 1944 में। उसके बाद अगर आईडीआई को देखें कि आईडीआई की स्थापना कब हुई, तो अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना जो हुई वो हुई थी 1960 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी याद रखने हैं, क्योंकि ये भी पूछ लिए जाते हैं। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना, तो इसकी क्यों हुई? देखिए, इसकी स्थापना हुई थी विकास को बढ़ावा देने के लिए, लोगों के जीवन की स्थिति में सुधार करने के लिए, और जितनी भी असमानताएं थी
असमानताएं मतलब जो ऊंच नीच थी उसको कम करने के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलाने के लिए जो लोगों को सहायता करें और कम ब्याज पर लोगों को ऋण दे। और आमतौर पर जो इसको क्रेडिट के रूप से जाना जाता था, वैसे जो कम ऋण दे, जो ऋण देना उनको क्या कहलाता था, क्रेडिट रूप से। तो इसकी जो मेन मकसद ये था कि कैसे विकास हो, लोगों का विकास कैसे हो। तो इसलिए इसकी आईडीए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना की गई। और कब की गई थी? 1960 में। हमारा आंसर क्या है? डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ ही क्या करता है? कंट्रोल करता है और देखरेख करता है, संरक्षक होता है किसका? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। विदेशी व्यापार भी इसको कह देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व मंडल द्वारा ब्रेटन वुड्स करार का हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप आईएमएफ का गठन हुआ? देखिए, आईएमएफ, अभी इसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है, अभी तो इसकी हमने यहाँ बात करी थी आईएमएफ की। तो कब हुई थी? 1944 में। तो कह रहे हैं कि देखिए, जो आपका 44 राष्ट्रों ने मिलकर क्या किए थे? सिग्नेचर किए थे। एक इनका एक रिप्रेजेंटेटिव था, एक प्रतिनिधित्व मंडल था, और उनके द्वारा ब्रिटेन वुड्स जो करार था उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस पर हस्ताक्षर जो किए गए थे, और ये जो बातें हैं, ये बातें कब की हैं? ये जो है 1944 की ही है। ये जो है जुलाई 1944 में ही, जुलाई 1944 में ही ये काम हुआ था, जो इस पर सिग्नेचर किए गए थे। तो इसमें पूछा, यही पूछा है कि इसमें निम्न किस वर्ष किए गए थे? तो सही आंसर इसका क्या होगा? किस वर्ष किए गए थे? तो इसका सी ही होगा, क्योंकि 1944 में किए गए थे। और कब? जुलाई 1944 में। ठीक है, कितने राष्ट्रों ने किए थे? 44 राष्ट्रों ने इस पर सिग्नेचर किए थे। किस पर सिग्नेचर हुए थे? ब्रिटेन वुड्स करार का जो एक हस्ताक्षर हुए थे, एक करार हुआ था। कौन सा करार हुआ था? वुड्स, ब्रिटेन वुड्स। ठीक है, तो इस पर जो एग्रीमेंट, करार क्या होता है? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए गए थे। और ये कब की बातें हैं? जब बहुत तगड़ी मंदी देखी गई, तो मंदी के बाद तब ये सिग्नेचर किए गए थे आपके 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारत का महारत्न उद्योग नहीं है? भारत का महारत्न उद्योग कौन सा नहीं है? नंबर एक, मतलब ए, सीआईएल, ओआईएल, सेल, गेल। तो कौन सा महारत्न नहीं है, आपको बताना है। महारत्न कौन सी इंडस्ट्री नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी, ऑयल। ऑयल जो है ये कोई इसका महारत्न नहीं है। सीआईएल, सेल, और सेल, सीआईएल, गेल, ये सभी क्या है? ये महारत्न है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि ये कोई महारत्न नहीं है। महारत्न कंपनी कहते हैं या इंडस्ट्री कहते हैं? नहीं है। इंडेक्स, इंडेक्सिंग इज अ इम्पोर्टेंट, अनुक्रमणिका महत्वपूर्ण होती है। ये इंडेक्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं कहीं देखने को मिलता है। क्योंकि ये अब अगर आप बात करें सीबीएसई बोर्ड या आपके यूपी बोर्ड से भी, तो इन चीजों को हटा दिया गया है। तो ये आपके कंपटीशन में ही देखने को मिलता है। तो कह रहे हैं ये अनुक्रमिका महत्वपूर्ण होती है। किस लिए महत्वपूर्ण होती है? क्या ये फाइलिंग के लिए महत्वपूर्ण पड़ती है? जो मेथड होता था फाइलिंग का, क्या उसके लिए होती थी ये पद्धति? या इम्पोर्टेंट सिस्टम होता था मेंटेनिंग अकाउंट्स बुक? ये जो आप अकाउंट्स बुक मेंटेन करते थे उसके लिए एक महत्वपूर्ण आ, पद्धति थी? या एड फिलिंग, फाइल को महत्वपूर्ण सहायता, फाइलिंग में महत्वपूर्ण सहायक होती थी? फाइलिंग की महत्वपूर्ण पद्धति और यहाँ सहायक पद्धति, दोनों में फर्क है। कभी आप कंफ्यूज हो, दोनों में आंसर में फर्क है। यहाँ पर क्या कहा है? यहाँ पर हेल्पिंग कह रहा है, सहायक कह रहा है, और यहाँ पर कह रहा है खाली महत्वपूर्ण पद्धति। तो ये सहायक पद्धति होती है। किसकी सहायक पद्धति होती है? फाइलिंग की। तो फाइलिंग में एक पद्धति होती है अनुक्रमिका, फाइलिंग के अंदर आता है आपका अनुक्रमिका। तो आपका सही ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक संतोषजनक मजदूर प्रणाली के एक संतोषजनक मजदूर प्रणाली, असेंशियल ऑफ द सेटिस्फैक्टरी वेजेस सिस्टम, या इसकी बात हो रही है। ठीक है,
डू नॉट इंक्लूड, ये किसको इंक्लूड नहीं करता है? देखिए, सरलता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, मितव्ययता होनी चाहिए, या सभी श्रमिकों को समान समानता होनी चाहिए। इक्वालिटी टू ऑल वर्कर, इकोनॉमी, फेयरनेस, सिंपलिसिटी। तो एक संतोषजनक मजदूरी प्रणाली का कौन सा आवश्यक तत्व है, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए, सिंपलिसिटी नहीं बात होती इसमें, फेयरनेस की नहीं होती, इकोनॉमी की नहीं, ये होती है इक्वालिटी फॉर ऑल वर्कर। सभी वर्कर को इक्वालिटी होनी चाहिए, तभी संतोष उनको मिल सकता है, तभी उनको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। तो संतोषजनक जो मजदूर प्रणाली होती है, उसमें इक्वालिटी होती है सभी वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापार के सामाजिक उत्तरदायित्व में सम्मिलित नहीं है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस डज नॉट इंक्लूड। देखिए, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है एक बिजनेस के लिए, कि वो रोजगार उत्पन्न करे, कोई ऐसा प्रोडक्ट ना बनाए जो समाज के लिए नुकसान दे, और समाज का विकास भी करे, अपॉर्चुनिटी दे, उनके जीवन को उठाए, और पोल्यूशन ना करें। तो चाहिए इसकी क्या होती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड नहीं होती। तो फर्स्ट इज दुर्लभ साधनों का अनुकूलतम उपयोग, कि जो आपके स्केयर रिसोर्सेज हैं, जो स्केयर रिसोर्सेज है, उनका बहुत कम यूज करें। ये तो बात सही है, करना चाहिए, ये तो करना चाहिए। जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका यूज कम से कम होना चाहिए। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है? जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, रोजगार के अवसर भी सर्जित करने चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए समाज को। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड, लाभांश का भी भुगतान करना चाहिए। जैसे जो लाभांश है, इनका लाभांश के भुगतान करने का दायित्व भी पूरा करना चाहिए। और फिर कह रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन इकोनॉमिक पावर, ये जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन ये समाज के प्रति नहीं होती। डिसेंट्रलाइजेशन ये समाज के प्रति नहीं होता, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? डी होगा। बाकी सभी क्या थे? समाज से सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी फ्योल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? अब हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल हैं, आपको वो बताने हैं। ठीक है, हेनरी फ्योल ने 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिए हैं, तो आपको वो लर्न करने हैं। मैंने आपको एक पिछली वीडियो में वो बताए थे कौन कौन से हैं, लिस्ट भी दी थी आपको। तो आप एक बार इसको अपने लर्न करके इसको देखिए। एस्प्रिट डी कोर, दल भावना क्या होती है? बिल्कुल होती है। यूनिटी ऑफ मैनेजर, प्रबंधकों में एकता होनी चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है इसके बारे में। आगे, निर्देशन की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये भी होती है। और ए क्या था? व्यक्तिगत हितों के स्थान पर संगठन आत्मक हित की वरीयता, मतलब सबॉर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो बाद में है, पहले जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, हित है, उसको देखना चाहिए, ये भी उसका प्रिंसिपल होता है। तो आपका सी ऑप्शन होगा यहाँ। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये प्रबंध का कोई सिद्धांत नहीं होता जो फ्योल ने दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। मांग का नियम कहलाता है। तो मांग का नियम क्या कहलाता है? कीमत तथा मांग के मध्य सदैव सीधा संबंध होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मांग बढ़ती है, तो अगर डिमांड डिमांड बढ़ती है, तो क्या कीमत भी बढ़ेगी? जो प्राइस है वो भी बढ़ेंगे डिमांड बढ़ने से। तो मांग का नियम क्या कहता है? या दूसरा, कीमत तथा मांग के मध्य सदैव विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध मतलब अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होंगे। आप खुद सोचिए इन चीजों को। अगर आप डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ेंगे क्या? अगर क्या करें, डिमांड के बढ़ने से विपरीत संबंध होता है, तो क्या प्राइस कम होंगे? दूसरा, मांग तथा इच्छा के मध्य सदैव सीधा संबंध होता है। मांग मांग इच्छा के मध्य, मांग तथा इच्छा के संबंध सीधा संबंध होता है, तो कौन सा सही होगा? या कीमत के मध्य कोई संबंध नहीं होता? देखिए, संबंध तो होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा आपका बी। कीमत तथा मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। आप खुद ही इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं।
अगर आप कीमत मोबाइल की बात कर लें, मोबाइल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए आप, तो कीमत बढ़ने से जो प्राइस बढ़ेगा, क्या उससे माँग भी बढ़ेगी? नहीं, उस टाइम पर क्या होगा? माँग थोड़ी कम हो जाएगी। और यदि आप वैसे इसमें हमें जो लेना चाहिए सिंपल गुड्स का एग्ज़ाम्पल लेना चाहिए, है ना? फिर भी एक मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ बस। तो अगर प्राइस बढ़ रहे हैं, तो पब्लिक क्या उस चीज़ को खरीदना कम कर देती है, इसका मतलब डिमांड गिर जाती है, डिमांड कम हो जाती है। तो माँग में और कीमत में मतलब डिमांड और प्राइस में विपरीत संबंध होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गॉसेन का प्रथम नियम किसे कहा जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट कर लें। तो गोसेन का जो गोसेन की बात हो रही थी, गोसेन का प्रथम नियम पूछ रहा था। ये नहीं कि गोसेन का नियम, ऐसे तो और भी ऑप्शन आ जाएंगे, आपको केवल प्रथम नियम याद रखना है। तो गोसेन का प्रथम नियम होता है, वो होता है प्रतिस्थापन का नियम। नहीं, ये प्रथम नहीं है। समसीमांत उपयोगिता का नियम, ये भी नहीं है। सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, बिल्कुल सही है। ये आपका सी ऑप्शन होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जब हम जैसे जैसे चीजों का ज्यादा कंजप्शन करते जाते हैं, तो हमार उनसे मिलने वाली हमारी जो यूटिलिटी होती है, उपयोगिता होती है, वो कम होती चली जाती है। जैसे आप भूख में एक रोटी खाएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरी रोटी खाएंगे और सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन अब की बार मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होगा। या सिंपल आप यूं कह सकते हैं, जितनी स्वादिष्ट आपको पहली रोटी लगेगी, अगर आप लगातार दूसरी रोटी भी खा रहे हैं, वो इतनी स्वादिष्ट नहीं लगेगी, और उसके बाद वाली उससे कम स्वादिष्ट लगेगी। और लास्ट के जो आप जब आपका पेट भर जाएगा, तो वो तो आपका स्वादिष्ट लगनी कम हो जाएगी, और अगर उसके बाद भी आप खाते हैं, तो आपको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। उल्टा आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उल्टा आपको खाना वो बुरा लगना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप उपभोग बढ़ाते जाते हैं, आपकी जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है, वो यूटिलिटी है, वो कम होती चली जाती है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सामान्यता उपयोगिता का नियम, और इसी को कहा जाता है गोसेन का प्रथम नियम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन प्रत्याशा शब्द का प्रयोग होता है, देखिए जो जीवन प्रत्याशा होती है, इस शब्द का प्रयोग क्यों होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी टर्म क्यों यूज की जाती है? क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर को देखने के लिए, पॉवर्टी निर्धनता देखने के लिए, इनकम देखने के लिए, उम्र देखने के लिए? तो ये जो की जाती है, उम्र की कैलकुलेशन होती है, उम्र को कैलकुलेट करने के लिए होती है कि कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितने सामान्यतः मनुष्य कितने साल तक जीता है। तो वो उसको एज को कैलकुलेट करने के लिए या एज को बताने के लिए जीवन प्रत्याशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो देखिए, माल्थस एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। माल्थस ने कहा है कि देखिए, आपकी जो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, माल्थन ने कहा था कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, वो हमारे रिसोर्सेज अर्थमेटिक मीन की तरह बढ़ते हैं, मतलब अंगगणित के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। अंगगणित के आज रिसोर्सेज एक है, हो सकता है कल दो हो, फिर तीन हो जाएंगे, तो एक एक करके बढ़ रहा है। लेकिन जो जनसंख्या होती है, वो जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, मतलब जियोमेट्रिक रूप से बढ़ती है। जैसे आज जनसंख्या कितनी है? आज तीन है, तो कल कितनी हो जाएगी? कल नौ हो जाएगी। अगर आज नौ है, तो उसके बाद कितनी हो जाएगी? फिर 81 हो जाएगी। तो इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिक रूप से बढ़ती है आपकी जनसंख्या। तो ये किसने कहा था? माल्थस ने कहा था। तो माल्थस का प्रिंसिपल याद रखना, इन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, और जनसंख्या के बारे में क्या कहा था कि जनसंख्या जो बढ़ती है, वो ज्योमेट्रिक रूप से बढ़ती है, ज्योमिति रूप से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार चक्कर का सर्वाधिक सामान्य स्वीकृति सिद्धांत कौन सा है? किसका? व्यापार चक्कर का। कहते हैं विच ऑफ द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड थ्योरी ट्रेड साइकिल, जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है किसकी? ट्रेड साइकिल की, वो कौन सी है? तो वो है आपकी क्या, हार्टे का भी, आप हार्टेज ट्रेड साइकिल थ्योरी है? नहीं। क्या हिग्स ट्रेड थ्योरी है? जी बिल्कुल, हिग्स की थ्योरी है। बिल्कुल, हिग्स ने क्या कहा था? देखिए, हिग्स की एक मैं थोड़ी बात बताऊं, अभी सेटिस्फेक्शन की बात हो रही थी, तो हिग्स ने कहा था कि हम जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है,
उस सेटिस्फैक्शन को हम कार्डिनल नंबर में मेजर नहीं कर सकते, हम केवल ऑर्डिनल नंबर में इसको मेजर कर सकते हैं। मतलब हम केवल रैंक दे सकते हैं। जैसे हमें किसी चीज को खाने से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हम ये तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत कम या बहुत ज्यादा, लेकिन यूं नहीं कह सकते कि कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 10 सेटिस्फेक्शन मिला, 15 सेटिस्फेक्शन मिला। तो ये हिक्स ने कहा था। ठीक है, इसकी ये भी बात याद रखनी है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है केवल जो ट्रेड साइकिल की मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, वो किसने दी थी? तो वो भी हिक्स ने ही दी थी। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण तौर पर धन का परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसमें यह शामिल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द मनी, नॉर्मल सेंस इंक्लूड। तो नॉर्मल सेंस में क्या कहा जाता है? क्या इसको मुद्रा कहते हैं? क्या मुद्रा एवं मांग जमा राशि उन सभी को धन माना जाता है, मनी माना जाता है? या जो करेंसी एंड बैंक डिपॉजिट है उनको माना जाता है? या ऑल लिक्विड एसेट, या जितने भी लिक्विड एसेट होती हैं उनको माना जाता है? तो सही ऑप्शन होगा आपका इसका बी, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट, इसी को सामान्यतः माना जाता है आपका परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार कि यही धन है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट को, इसको ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मनी समझा जाता है। ठीक है, नॉर्मल सेंस में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, औसत स्थायी लागत की संगणना की जाती है। एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट, इसकी जो गणना की जाती है, तो इसकी गणना कैसे की जाती है? क्या टोटल फिक्स कॉस्ट को लिखेंगे और जितनी भी क्वांटिटी होंगी उससे डिवाइड कर देंगे, या जितनी भी क्वांटिटी होगी उसको फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, या जितनी भी टोटल फिक्स कॉस्ट होगी उसको फैक्टर कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, या जितनी भी आपकी फैक्टर कॉस्ट होगी उसको टोटल कॉस्ट से डिवाइड करेंगे। तो सही जो आंसर होगा इसका, सही आंसर होगा आपका ए, जितनी भी माल की लागत आई है, टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी आई है, उस टोटल फिक्स कॉस्ट को आप कितनी क्वांटिटी है उससे डिवाइड करेंगे। जैसे माना आपने 100 चीजें बनाई हैं, 100 आइटम बनाए हैं और उन 100 आइटम को बनने में 1000 रुपए का खर्चा आया है, तो आपकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? एवरेज मतलब प्रति आइटम, एक आइटम पर कितनी कॉस्ट आई, तो 100 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी? 10 रुपए आ जाएगी आपकी ए एफ सी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो सही ऑप्शन क्या था? ए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों को अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।